नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी में 18वां गद्य मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का अध्ययन शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि ये जो गद्य है हमारे अभ्यासक्रम में, इस गद्य के लेखक कौन है। तो इस गद्य के लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। और इस निबंध का साहित्य प्रकार की अगर हम बात करें तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है निबंध। तो निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध का मतलब होता है निबंध, यानी कि जिसका कोई बंधन न हो, ऐसी साहित्यिक कृति को हम निबंध कहते हैं। तो ये निबंध जो है वे विद्यानिवास मिश्र जी का महत्वपूर्ण निबंध है और ललित निबंध के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र जी का काफ़ी योगदान रहा है। वैसे तो हिंदी साहित्य में ललित निबंध के क्षेत्र में अग्रस्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद ललित निबंध के क्षेत्र में यदि कोई साहित्यकार का नाम बड़े आदर के साथ अगर लिया जाता है तो वह है विद्यानिवास मिश्र जी का नाम। तो ये निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वह निबंध ललित निबंध है। तो पहले हम विद्यानिवास मिश्र जी का संक्षेप में परिचय देखते हैं और परिचय के बाद इस निबंध का जो सारांश है वो सारांश को देखेंगे और सारांश के बाद इस निबंध में हम प्रवेश करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम विद्यानिवास मिश्र जी का संक्षेप में जो परिचय है वही परिचय को देखते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म 1925 और निधन सन 2005। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला और गोरखपुर जिले का एक छोटा सा गांव, और वही गांव का नाम है पकड़डीहा। इसी गांव में विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ था। वाराणसी गोरखपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ने अमेरिका वॉशिंगटन में अध्येता रहे। अमेरिका और वॉशिंगटन में वे अध्येता रहे और हिंदी साहित्य में भी मूर्धन्य साहित्यकार की पहचान विद्यानिवास मिश्र जी ने बनाई है। मध्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में कार्यरत रहे। बाद में अध्यापन के क्षेत्र में 1968 से 1977 तक वाराणसी में अध्यापक कुलपति भी रहे। वाराणसी विश्वविद्यालय और वही विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुलपति के रूप में भी वाराणसी विद्यालय में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये मिलती है कि विद्यानिवास मिश्र जी मध्य प्रदेश सरकार में जो सूचना विभाग है वही सूचना विभाग में भी वे कार्यरत रहे थे। तो ये था विद्यानिवास मिश्र जी का संक्षेप में परिचय। साहित्य के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र जी का जो योगदान है इसी के संदर्भ में भी हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भ्रमरानंद स्वयं को मानने वाले विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने गए। वैसे तो विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद मानते थे और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र जी की जो पहचान है वह किस प्रकार की पहचान है? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र जी प्रतिष्ठित आलोचक और प्रतिष्ठित ललित निबंधकार के रूप में ज्यादा से ज्यादा पहचाना जाता है।
क्योंकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विद्यानिवास मिश्र जी ने निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में ही दिया है। और इसी कारण विद्यानिवास मिश्र जी की पहचान एक प्रतिष्ठित आलोचक और एक प्रतिष्ठित ललित निबंधकार के रूप में सबसे ज्यादा लोग उन्हें इसी आधार पर जानते हैं। तो यह है विद्यानिवास मिश्र जी की एक अलग सी पहचान कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें एक प्रतिष्ठित आलोचक और एक प्रतिष्ठित ललित निबंधकार के रूप में जानते हैं। मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति, लोकतत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। ये विद्यानिवास मिश्र जी की महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यानिवास मिश्र जी का कोई भी निबंध जब आप पढ़ो तो उसमें आपको प्रकृति का चित्रण देखने को मिलेगा, लोकतत्व का निरूपण देखने को मिलेगा, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता और भाषा की सृजनात्मकता, ये सारी विशेषताएं विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में देखने को मिलती है। महाभारत का काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, निबंध संग्रह, गांधी का करुण रस, हिंदी और हम, वाचिक कविता भोजपुरी, साहित्य के सरोकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी है। मैंने अभी भी जितनी भी साहित्यिक रचनाओं का नाम में जो बोला वो सारी की सारी साहित्य रचनाएं विद्यानिवास मिश्र जी की साहित्य रचनाएं हैं। और यही साहित्य रचनाएं लिखकर विद्यानिवास मिश्र जी ने हिंदी साहित्य को योगदान दिया है। इसलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विद्यानिवास मिश्र जी एक प्रतिष्ठित आलोचक और एक प्रतिष्ठित ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इस निबंध का जो सारांश है, इस सारांश को भी देख लेते हैं और सारांश देखने के बाद इस निबंध में हम प्रवेश करेंगे। तो मानव जीवन में अनेकानेक चिंताएं व्याप्त है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है, जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। ये जो निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध में वर्तमान समय में जो मनुष्य जीवन है और उसी मनुष्य जीवन में जो चिंता है, वही चिंता का मार्मिक वर्णन इस निबंध में देखने को मिलता है। और इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए विद्यानिवास मिश्र जी ने जो पौराणिक मिथक, पौराणिक कथा जो है, वही कथा का आधार इस निबंध के लिए लिया है, जो एकदम महत्वपूर्ण है। कौशल्या माता का यह विचार सर्वथा युक्ति युक्त है कि इस मौसम में राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। तो ये जो निबंध है, और इसी निबंध में कौशल्या और राम दोनों पात्रों का जिक्र देखने को मिलेगा। तो क्या ये निबंध रामायण की कथा का पुनरावर्तन करता है? तो कि नहीं। तो रामायण के पात्रों का उल्लेख इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र जी ने क्यों किया, तो इसका भी आप लोगों को स्पष्टता कर देता हूं कि यहां मान लो कि राम जो है वो एक पौराणिक मिथक, मुकुट वो भी एक पौराणिक मिथक है, और कौशल्या वो भी एक पौराणिक मिथक है। मिथक का मतलब होता है पौराणिक कथा के पात्रों का जिक्र, और उसी कथा के आधार पर वर्तमान समय की जो स्थिति है वही स्थिति को दर्शाना। तो यहां ये जो निबंध है, इस निबंध में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इस निबंध में जैसे जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिलता है,
तब माता कौशल्या की जो स्थिति है वही स्थिति वर्तमान समय की माताओं की है। पौराणिक कथा में जब हम देखते हैं कि राम के वन में जाने से माता कौशल्या बहुत परेशान रहती है, चिंतित रहती है और मन ही मन वो चिंता करती रहती है कि मेरा राम जंगल में क्या कर रहा होगा और मेरे राम के साथ गए लक्ष्मण किस स्थिति में होंगे, राम के साथ गई हुई उनकी धर्मपत्नी यानी कि सीता, तो उनकी स्थिति कैसी होगी, ये सारी चिंताएं कौशल्या को सताती है। तो पौराणिक युग में जो स्थिति कौशल्या की थी वैसी ही स्थिति वर्तमान समय में माताओं की है। यहां इस शब्द का भी प्रयोग किया है कि वर्तमान समय की कौशल्या भी अपने संतान को लेकर बहुत चिंतित रहती है। और यहां लेखक यानी कि विद्यानिवास मिश्र जी को भी यह एहसास होता है कि संतान की चिंता माता पिता को कितना परेशान करता है, इसका भी वर्णन वो यहाँ इस निबंध में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि विद्यानिवास मिश्र जी स्वयं खुद का जो अनुभव है वही अनुभव इस निबंध में वो प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ पौराणिक मिथकों का सहारा लिया है, दूसरी तरफ इन्होंने खुद का अनुभव भी इस निबंध में प्रस्तुत किया है। और ये दोनों बातों का सामंजस्य स्थापित करके वर्तमान समय की जो मनुष्य की चिंता करने की जो वृत्ति है वही वृत्ति को इस निबंध के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। तब हम इस निबंध में आगे बढ़ते हैं। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूं उस काम में हजार बाधाएं, कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती, फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसीलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशान करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो बहुत बड़ी बात इस निबंध के प्रारंभ में विद्यानिवास मिश्र जी ने प्रस्तुत की है। तो यहां इस निबंध के प्रारंभ में अगर आप यहां देखते हैं तो भाई महीनों से मन बेहद उदास है, उदास परेशान है। बेहद का मतलब तो आप जानते हैं, कभी कभार ये जो शब्द है वो व्याकरण विभाग में उपसर्ग के तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए, और प्रश्न के रूप में ये शब्द आएगा आपके सामने कि बेहद शब्द में से उपसर्ग अलग कीजिए। तो बेहद शब्द में से उपसर्ग क्या होगा? बे। तो वही बे को आपको अलग करना है और उत्तर के तौर पर आपको ये लिखना है। तो ये खास वहां अंडरलाइन कर देना। और यहां जो उदास का मतलब है परेशान। कभी कभार हम परेशान रहते हैं, उदासी की कोई खास वजह नहीं है। वैसे तो उदासी की कोई खास वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है कि भाई मैं कैसे उदास हूं। कभी कभार मन परेशान हो जाता है तो उसका कारण क्या है, इसका अनुमान हमें कभी कभार नहीं होता। इसलिए यहां लेखक कहते कि इसका कोई कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। तबीयत ढीली है यानी कि तबीयत ठीक नहीं है, और इसी के कारण हमारा जो ये मन जो है वो वातावरण के साथ सेट नहीं होता।
इसीलिए कभी कभार ऐसा हम महसूस करते हैं कि खुले आकाश के नीचे हूं मैं, फिर भी मैं खुलकर सांस नहीं ले सकता। अगर किसी कोठरी के अंदर हम बंद है तो स्वाभाविक है सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन हम खुले आकाश के नीचे है फिर भी वहां हम सांस ले नहीं सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी न किसी उदासी या किसी न किसी परेशानी ने हमें घेर रखा है। तो यहां लेखक को भी किसी परेशानी ने उसे घेर लिया है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि तबीयत कुछ ढीली ढाली है। और एक बात यहां वह भी प्रस्तुत करते हैं कि भाई परेशानी इतनी हावी हो गई है मेरे पर कि मैं जिस कार्य को करना चाहता हूं कि भाई वो कार्य है, तो इस कार्य को पूरा करने के बाद इस कार्य से हमेशा हमेशा मुक्ति पालूं, लेकिन वही कार्य में 1000 बाधाएं आ जाती है और इसी कारण वो कार्य पूरा नहीं कर पाता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सामने कुछ भूतों की आकृतियां नजर आती है। रात दिन जब सोने का प्रयत्न करता हूं तो मैं ठीक तरह से सो नहीं सकता, और जैसे ही ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कुछ भूतों की आकृतियां आ रही है, एक रील पूरी हो जाती है, दूसरी रील सामने आ जाती है, और इसी परेशानी के कारण मन में तनाव रहता है और इसी तनाव के कारण रात दिन नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती इसीलिए शरीर के अंदर जो स्फूर्ति होनी चाहिए वो स्फूर्ति का एहसास नहीं होता। इसीलिए यहां लेखक इस बात का वर्णन करते हैं कि कभी कभी मामूली सी बात भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। देखने में वो बात हमें मामूली लगती है, लेकिन वही मामूली बात कभी कभी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। और इसी के बारे में वो आगे भी वो कहते हैं कि मामूली सी बात भयंकर चिंता का कारण कैसे बनती है, इसका भी वो यहां जिक्र करते हैं। अभी 2 दिन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात आए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। अनुमति यानी कि परमिशन। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। अब ये जो अपने खुद का जो अनुभव है वही अनुभव का वर्णन वो यहां करते हैं। तो यहां ये कहते हैं कि मेरा एक मित्र मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि चलो संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि मैंने तो उसे मना कर दिया कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसी कारण मैं आपके साथ संगीत का कार्यक्रम देखने नहीं आ सकता। लेकिन यही संगीत का कार्यक्रम की बात जब लेखक कहते कि मेरे पुत्र यानी कि चिरंजीव ने जब ये सुनी तो उन्हें ये मन हुआ कि मैं संगीत का कार्यक्रम देखने जाऊं, और साथ में लेखक के घर जो मेहमान बनकर जो लड़की आई है वो लड़की भी ये संगीत का कार्यक्रम देखने की इच्छा रखती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मेरा पुत्र और मेरे घर मेहमान की आई हुई लड़की दोनों ने मेरे पास आकर संगीत का कार्यक्रम देखने की अनुमति मांगी। अब आप देखिए, वैसे तो मैं अनुमति देना नहीं चाहता था, लेकिन जवान लड़का है और जब परमिशन मांगी है, अनुमति मांगी है, तो जवान लड़कों को मैं अनुमति कैसे न दूं। यही सोचकर लेखक कहता है कि मैंने अनुमति दी और साथ में ये भी कहा कि रात के जब ये संगीत का कार्यक्रम 9 बजे प्रारंभ होगा तो 1 घंटा या 1.5 घंटा ये कार्यक्रम देखकर सुनकर समय से वापस लौट जाना, ये कहा। और इसी प्रकार मैंने अपने पुत्र और मेरे घर आई हुई मेहमान की लड़की को मेरे मित्र के साथ संगीत का कार्यक्रम देखने की अनुमति दी। तो अब आप देखिए यहाँ जो 1-2-3 शब्द है, कभी कभार अनुमति शब्द जो है वो प्रत्यय के तौर पर
पूछा जाता है कि भाई अनुमति शब्द में से प्रत्यय अलग कीजिए, तो यहाँ जो अनुमति शब्द है उसमें से अगर हमें प्रत्यय अलग करना है तो अनुमति, तो इस शब्द में से प्रत्यय अलग हम करेंगे तो ई जो है वो प्रत्यय अलग होगा। और एक शब्द यहाँ है असुरक्षित, तो ये जो असुरक्षित शब्द जो है वो कभी कभी विलोम शब्द के रूप में भी पूछा जा सकता है कि असुरक्षित शब्द का विलोम शब्द क्या है। और विलोम का मतलब आप सभी जानते हैं, विलोम यानी विरुद्धार्थी। तो असुरक्षित शब्द का विलोम शब्द है सुरक्षित, यानी कि जहां किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा का बंदोबस्त न हो, जो सुरक्षा नहीं होती, उसे हम कहते हैं असुरक्षित। इसलिए यहां लेखक अपने संतान को संगीत का कार्यक्रम देखने की अनुमति पहले देना नहीं चाहते थे। नहीं इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वर्तमान समय की जो स्थिति है वो असुरक्षित है, इसलिए वो नहीं देना चाहते। लेकिन कहते हैं ना कि भाई जवान लड़के को कैसे मना करूं, क्योंकि उन्होंने अनुमति मांगी है, और जवान लड़के को अगर मैं अनुमति नहीं दूंगा तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए अनुमति दी। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि घंटे 1.5 घंटे वो कार्यक्रम देखना और बाद में समय पर घर वापस आ जाना। ऐसे लेखक कहता है कि मैंने अपने संतान को अनुमति दी। अभी 2 दिन रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे, बहुत उद्विग्न हुई गृहिणी, बहुत उद्विग्न हुई जल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पुत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती वह पंक्तियां गूंज गई। मोरे राम के मुकुट मोरे राम के बीज मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बीज से नुरवा, तब राम घर लौटही। तो यहाँ ये जो लेखक है विद्यानिवास मिश्र जी, वो स्वयं के अनुभव को वो यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो प्रारंभ में जब हमने देखा कि उनके संतान यानी कि उनका लड़का और उनके घर मेहमान बनकर आई लड़की, दोनों ने संगीत कार्यक्रम देखने की अनुमति मांगी, और वही अनुमति लेखक कहते हैं कि मैंने दे दी। कहा था कि भाई 12 साढ़े 12 बजे के आसपास घर वापस आ जाना, इसीलिए अनुमति दे दी। लेकिन वे लोग संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए गए। अब 12 बजे, साढ़े 12 बज गए, 1 बज गया, फिर भी वे लोग संगीत का कार्यक्रम देखकर नहीं आए। इतने में जोरों की बारिश हुई। तो यहां लेखक की चिंता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि 12 बजे का कहा था कि स्वाभाविक है 12 बजे का कहते हैं तो 12:30 बजे तो आ जाना चाहिए, लेकिन 12:30 बज गए फिर भी वो नहीं आए। इसलिए अब धीरे धीरे लेखक की चिंता बढ़ती है। लेखक की चिंता के साथ साथ उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी, यानी यहाँ शब्द प्रयोग किया है गृहिणी, तो गृहिणी शब्द प्रयोग जो है वो लेखक ने स्वयं अपनी पत्नी के लिए ये शब्द प्रयोग किया है और कहा कि गृहिणी भी बहुत उद्विग्न हुई। यानी कि लेखक कहता है कि मेरी पत्नी भी बहुत चिंतित हुई, और चिंता के साथ साथ वो मेरे मित्र पर जल्लाई, गुस्सा किया और 2-3 संकल्प भी बोल दिए। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने उसे समझा बुझाकर कहा कि भाई हमारे लड़के जो है, हमारे जो बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे नहीं रहे, अब वो जवान हो गए हैं,
इसीलिए तुम बेकार में चिंता कर रही हो। तुम सो जा, बारिश हो गई है और संगीत का कार्यक्रम है, और संगीत के कार्यक्रम में कभी कभी मन लग जाता है तो उठने का मन नहीं करता, इसीलिए तुम चिंतित मत हो, वो समय पर आ जाएंगे, तुम सो जाओ। ऐसा लेखक कहता है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को समझाया और उसे सुला दिया, लेकिन यहां लेखक कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आई। नींद नहीं आती इसका कारण है चिंता। भले उन्होंने तो अपनी पत्नी को समझा दिया कि वो समय पर आ जाएंगे, जवान बच्चे हैं, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहकर पत्नी को तो सुला दिया, लेकिन खुद को वो नहीं सुला पाए क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती, चिंता है। जब मनुष्य को कभी कभी चिंता सताती है ना, तो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उसे नींद नहीं आएगी। इसीलिए यहां लेखक कहता है कि मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैंने एक कुर्सी लेकर बरामदे में वही कुर्सी पर बैठ गया, और उसी समय मुझे वो पंक्ति याद आती है, मेरे राम के भिजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भिजे सेनुरवा, तब राम घर लौट ही। यानी कि इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, मेरे राम का मुकुट बिग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी कि दुपट्टा बिग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर बिग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। ये माता कौशल्या जब अपने प्रिय पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता को जब वनवास मिला था, और वो जब जंगल में जब वो रहते थे और बारिश की मौसम थी, तब यहाँ अयोध्या में बैठी हुई, राजभवन में बैठी हुई कौशल्या माता अपने प्रिय पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर चिंतित है कि इस बारिश की मौसम में वे लोग जंगल में क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें कोई सुरक्षित स्थान मिला होगा। इसीलिए वो यहाँ ये पंक्तियां तब वो उनके मुंह से निकलती थी। आज वही पंक्तियां लेखक को याद आती है, क्योंकि तब कौशल्या की जो स्थिति थी वैसी स्थिति आज यहां लेखक की है। लेखक भी कौशल्या की तरह चिंतित है। जिस प्रकार माता कौशल्या की चिंता का कारण यह है, राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में है, इसीलिए कौशल्या को यह चिंता है कि मेरे लाल को, मेरे पुत्र को और पुत्र की पत्नी को और साथ में लक्ष्मण सुरक्षित स्थान पर होंगे, या बारिश की मौसम में वो कहां होंगे। जितनी भी बारिश हो, लेकिन मेरे राम का मुकुट और मेरे लक्ष्मण का पटुका यानी कि जो दुपट्टा और मेरे राम की पत्नी यानी कि सीता का सिंदूर न भीगे, यानी कि वो सुरक्षित स्थान पर रहे, उसे किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत उनके मार्ग में न आए, ये चिंता माता कौशल्या को सताती है। और वही चिंता यहां लेखक को भी सताती है, क्योंकि लेखक भी चिंतित है। लेखक ने अपने पुत्र और मेहमान की लड़की को संगीत का कार्यक्रम देखने की अनुमति दे दी, लेकिन वे जो समय कहा था कि भाई 12 बजे या 12:30 बजे घर वापस आ जाना, लेकिन वे लोग नहीं आए थे। इसीलिए यहाँ लेखक को वही काव्य पंक्ति याद आती है। और इसी के साथ साथ वो आगे भी कहते हैं कि ये पंक्ति के बारे में लेखक का क्या अभिप्राय था पहले, इसकी जानकारी वो यहाँ देते हैं और कहते हैं कि बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, तब उसका दर्द नहीं छूता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहाँ लेखक अपने अनुभव की बात का भी यहाँ जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब मैं विदेश जाता था काम अर्थे, व्यवसाय अर्थे, तो मेरी दादी और नानी ये काव्य पंक्ति गाती, मेरे राम का मुकुट बिग रहा है वाली, वो काव्य पंक्ति, वो गीत गाती, और ये गीत गाती तो ये गीत सुनने में मीठा लगता है,
लेकिन जब वो विह्वल होकर, परेशान होकर, चिंतित होकर जब वो दादी और नानी ये गीत गाती और मेरे लिए जब वो इसी प्रकार की चिंता करती तो मुझे हंसी आती थी कि भाई मैं तो विदेश व्यवसाय अर्थे जा रहा हूं, तो मेरे लिए इतना परेशान क्यों क्यों ये लोग यहां रहकर चिंता करते हैं। तब मैं उनकी विह्वलता को, उनकी चिंता को मैं समझ नहीं पाता था, और नहीं समझ पाता था इसीलिए मुझे हंसी आती थी। लेकिन आज वही विह्वलता का एहसास लेखक कहता है कि मुझे होता है कि तब मुझे हंसी आती थी, लेकिन आज मैं वही जगह पर हूं जो दादी और नानी की जो स्थिति थी वैसी स्थिति लेखक कहता है कि आज मेरी है। आज लेखक कहता है कि मेरी स्थिति इसलिए है कि मेरा लड़का और मेरे घर आई हुई मेहमान की लड़की अभी तक घर नहीं आए हैं, और इसीलिए लेखक को भी चिंता होती है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। पिछली पीढ़ी के लोग जो होते हैं अपनी संतान को लेकर चिंतित होते हैं, तो वो जो नई पीढ़ी के जो संतान होते हैं उन्हें पुरानी पीढ़ी वालों की चिंता हंसी पात्र लगती है। क्योंकि लेखक स्वयं यहाँ ये कहते हैं ना कि जब मैं विदेश जाता था तब दादी नानी ये गीत गाती थी और ये गीत सुनने में जरूर मीठा लगता था, लेकिन उनकी विह्वलता, उनकी चिंता को जब मैं देखता था और परेशान होती थी तो मुझे हंसी आती थी। तो यहाँ इसीलिए लेखक कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों को अपने अपने पर भरोसा नहीं है। इसीलिए यहां ये कहते हैं कि पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाते और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाते हैं। मन में ये प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेंगे। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता हूं। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में न जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। देखिए लेखक की चिंता का कारण क्या है। लेखक को एक तरफ मन को सांत्वना देता है, कहता है कि मैं किसकी चिंता कर रहा हूं, मैं अपने लड़के की चिंता कर रहा हूं, मैं अपने घर आई हुई लड़की की चिंता कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझना चाहिए कि मेरा जो लड़का है वो तो संकट बोध पर कविता लिख रहा है, अब वो बच्चा नहीं रहा। और ये जो लड़की है, मेहमान बनकर आई हुई लड़की है, वो तो कॉलेज के छात्रों को पढ़ाती है, तब तो बड़े हो गई है, सक्षम है, तो मैं इसके लिए इतना चिंतित क्यों हूं। लेकिन इसी क्षण दूसरा ख्याल उसके मन में ये आता है कि ये लड़की जो है वो मेहमान की लड़की है और ये महानगरीय वातावरण में पली है और यहाँ हमारे गली मोहल्ले में ऐसे आवारा तत्व रहते हैं और वही आवारा तत्वों ने इन्हीं लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार न किया हो। यही बात लेखक के मन में जब आती है ना, तब लेखक कहते हैं कि यही दुश्चिंता के कारण मन परेशान हो जाता है, चिंता बढ़ जाती है कि ऐसा अनाप शनाप न हुआ हो। इसीलिए लेखक चिंतित है कि ये लोगों को कितना ही समझाया कि आप समय पर आ जाइए, ऐसे कहकर मैंने संगीत का कार्यक्रम देखने की अनुमति दी थी, लेकिन वे लोग अभी तक नहीं आए। इसीलिए मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि अगर इस मेहमान लड़की के साथ वो गया है संगीत का कार्यक्रम देखने और लौटते समय अगर ये आवारा तत्वों के कारण उसके मार्ग में कोई बाधा न आई हो, अगर ऐसे कोई संकट आएगा तो मैं क्या अपना मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे घर जो मेहमान की लड़की आई है उसे दूसरे घर जाना है। तो यही बात जब लेखक कहता है कि मेरे दिमाग में आती है तो मन ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में
इस निबंध के उत्तरार्ध के संदर्भ में हम अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्तु।